आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जिसका नाम है अ स्पेशल सीक्वेंस। ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में गिवन है देयर इज एन एरे कंटेन्स इंटीजर्स, और उस एरे को बनाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया किस तरीके से देखते हैं। ए कंटेन्स एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड ऑर्डर। सबसे पहले तो वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे एलिमेंट्स सारे के सारे, और उनकी जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है, वो कितनी बार अकर होगा वो हमें गिवन है कि वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा। ठीक है, मतलब जैसे अगर आई की वैल्यू 1 है तो वो आई की वैल्यू हम यहाँ डालेंगे, और ये इसका आंसर, पूरे फॉर्मूले का आंसर जितनी बार आएगा उतनी टाइम्स वो एरे में अकर होगा। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स आर गिवन, ऑल एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बेसिकली हमें ये बोला हुआ है कि जो एलिमेंट्स है ना वो 1 से स्टार्ट होंगे, ना कि 0 से। ठीक है, तो इसका एक तरीके से कहने का मतलब ये भी है कि हमारी जो इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगी। इसमें नोट भी गिवन है कि वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से। ठीक है, और इसमें हमें क्वेरीज किस तरीके से गिवन होंगी कि एल और आर ये दो इंटीजर्स होंगे। हमें बताना होगा कि ये दोनों इंटीजर्स जो हैं वो हमारे क्या मतलब डिफाइन करेंगे, वो हमारे पोजीशंस डिफाइन करेंगे, और हमें बताना होगा कि वो जो एरे की पोजीशन है उन पोजीशंस के बीच में कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमें मिल रही हैं, तो उनका काउंट हमें बताना है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि इनपुट हमें किस तरीके से गिवन है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दो क्वेरीज गिवन होंगी। ठीक है, जो हमारा एरे बनेगा वो तो जनरलाइज्ड ही होगा, क्योंकि वो तो फॉर्मूले से ही बनेगा, जो कि फॉर्मूला नॉर्मल है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे अगर हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे 1 के लिए देखें। ठीक है, जैसे एक बारी ना इस फॉर्मूले के समझते हैं कि इस फॉर्मूले से हमारा जो एरे है ये बन कैसे रहा है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारा, आई इंटू में फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई और प्लस सील फंक्शन ऑफ आई बाई 2। ठीक है, यही है हमारे इस फॉर्मूले में गिवन चीज़। ठीक है, तो अब अगर हम मान लो जैसे आई इज इक्वल टू 1 के लिए निकालते हैं, तो 1 के लिए हमारे पास ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स आएगा, तो ये कितने नंबर ऑफ टाइम्स आएगा ये देख लेते हैं। इसको ऐसे टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आई हो गया, ये टाइम्स हो गया। ठीक है, अगर यहाँ आई की वैल्यू 1 होती तो ये 1 जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता, फ्लोर कितना होता 1, फिर 1 और ये प्लस 1, मतलब ये सील वैल्यू है तो 0.5 आता है यहाँ पे, तो उसका सील कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ऐसे अगर आई की वैल्यू 2 होती तो अगर हम आई को 2 डालेंगे तो 2 यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 हो गया, और उसका फ्लोर भी 1 हो गया। बेसिकली यहाँ पे इसका आंसर 2 आ गया। और ये जो एडिशन के बाद वाला कंपोनेंट है इसमें कितना आएगा, अगर 2/2 देखें तो 1 ही हो गया, तो इसमें तो सील फंक्शन वैसे भी इंटीजर ही दे देगा। तो यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये कितनी बार आएगा, ये आएगा 3 बार। ठीक है, और अगर हम ऐसे ही 3 के लिए देखें तो 3 के लिए हमें क्या गिवन है, 3 के लिए यहाँ पे जैसे अगर हम 3 डालें तो 3 इंटू में अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 करते हैं तो वो कितना आएगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो वो तो 1.7 आने वाला है, लेकिन क्योंकि हमें 4 चाहिए, बेसिकली वो फ्लोर वैल्यू चाहिए, तो वो कितना दे देगा हमें, 1 दे देगा। ठीक है, ऐसे अगर हम ऐड करें 3/2 के सील फंक्शन को, तो सील फंक्शन क्या करता है, वो हमें मतलब इंटीजर वैल्यू देता है एक, जैसे जो भी हमारा वो है उसका नियरेस्ट इंटीजर जो होता है। ठीक है, जो हमारा ग्रेटर देन है उस प्रीवियस इंटीजर से। बेसिकली ये तो सील फंक्शन, जैसे अगर हम यहाँ पे 3/2 ऐसे कर लें। ठीक है, तो ये 3/2 कितना देगा हमें, ये तो 2 आंसर देने वाला है ना, क्योंकि ये 1.5 होता है, और 1.5 का सील 2 हो गया। ठीक है, तो ये 3 + 2 हो गया 5, तो ये 3 हमारा 5 होगा। तो अब बेसिकली अगर हम इसको एरे से बना के देखें तो ये एरे कितनी बार बनने वाला है इसमें, मतलब एरे के एलिमेंट्स इसमें क्या बनने वाले हैं, 1 2 टाइम्स, ऐसे ही 2 जो है वो 3 टाइम्स, ऐसे ही जो 5 है हाँ, ये जो 2 है वो 3 टाइम्स बनेगा, और ये जो 3 है वो कितनी बार बनेगा, 1 2 3 4 और 5। तो ऐसे ही हमारे एरे जो है बनते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमें एक चीज़ और दे रखी है, तो जनरलाइज्ड एरे हमारा बनता रहेगा पूरे उसमें। हमें बस इसमें क्वेरीज गिवन होंगी और बताना कि जैसे हमारे पास ये क्वेरी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेरी देख लेते हैं, फर्स्ट और 3। बेसिकली अब क्योंकि 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है ना, तो अगर हम इसमें फर्स्ट पोजीशन जैसे हमारी ये वाली है और थर्ड पोजीशन ये वाली है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, ये 2 ही तो होंगे, एक 1 और एक 2, तो इसमें आंसर आ गया हमारा 2। ठीक है, ऐसे अगर हम नेक्स्ट क्वेरी को देखें जो कि है 1 और 6, तो 1 और 6 में हमारे पास 6 कहाँ है, 4 5 6, तो 6 यहाँ आ गया। ठीक है, अगर हम इनके बीच में देखें तो कितने नंबर आ रहे हैं डिस्टिंक्ट नंबर्स, तो वो 3 आ रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने मतलब इनपुट को समझ सकते हैं। और हमें बेसिकली एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन को कैसे समझना है, उसका एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है हमें। अब इसमें ना एक चीज़ और ध्यान देने वाली है जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी, कि सबसे पहले ना अगर हम इसका जैसे बिना कंस्ट्रेंट देखें ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये हमें नंबर ऑफ टाइम्स दे रहा है, हम हर एक आई की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम हर एक आई की वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला लगा के और उस एलिमेंट को इतनी बार लिखते जाएंगे और एक एरे बनाते जाएंगे। लेकिन हमारे पास ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें वो एरे कितनी बार बनाना है।
मतलब अगर हमारे पास ये 10⁻13 जो है वो कंस्ट्रेंट्स में हाईएस्ट वैल्यू है आर की। आर क्या है, जैसे मान लो ये हमने आर वही है लेफ्ट साइड और राइट साइड बेसिकली, जो एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है। तो वो जो उसकी मैक्सिमम आर जा सकता है ना, वो कहाँ तक जा सकता है, 10⁻13 तक। तो अगर हम 10⁻13 तक एरे बनाते चले गए ना, तो वो तो एक ऑर्डर ऑफ एन इटरेशन हम हो जाएगा अगर हम सॉल्व करेंगे। तो वो तो लिखने में ही हमारा टाइम इतना निकल जाएगा। तो उसका तो आंसर वैसे भी 10⁻13 का टीएलई आने वाला है। और उसके ऊपर भी जो हमारे क्वेरीज है वो भी उसमें मल्टीप्लाई होंगी। तो 10⁻13 को अगर हम इस क्वेरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 10⁻18 के आसपास आ जाएगा। तो ये तो हमेशा ही हमें क्या देगा, टीएलई देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एफिशिएंट अप्रोच सोचते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो अब एफिशिएंट अप्रोच सोचने के लिए ना हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं वो ये देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पता है कि हमारी जो मैक्सिमम मतलब रेंज जाने वाली है वो क्या जाने वाली है, 10⁻13, ठीक है। तो अब ये जो 10⁻13 है ना, इससे हम क्या करेंगे, 10⁻13 से ये हमारे को हेल्प करेगा ये पता करने के लिए कि हमारे पास, जैसे हमने ये पता कर लिया कि जो हमारा 1 है वो 2 टाइम्स आ रहा है ना। ये हमारा नंबर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, ये रिपीटिशन हो गई, रिपीट कितना बार कर रहा है, ठीक है। अब जो हमारा 2 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो अगर हमें ये चीज पता है कि रिपीटिशन जैसे इतनी हो रही है, और हमें ये पता है कि इन सब का जब हम सम करेंगे ना तो वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 10⁻13 जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हमें ये रेंज पता है, ठीक है, 10⁻13, तो हम इसका कोई ऐसे डायरेक्ट यूज तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारा वैसे भी आउट ऑफ रेंज आ रहा है, मेमोरी लिमिट एक्सीड कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना जो नंबर है ना, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी ये रिपीटिशन है ये हमारे रिपीट कर रहे हैं, है ना। एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है, फिर 2 एलिमेंट 3 बार आ रहा है, फिर 3 एलिमेंट 5 बार आ रहा है, ऐसे करके हमारे ये 3 इधर। तो ये तो हमारे रिपीटेशन, तो ये तो रेंज हो गई। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो नंबर यूज हो रहे हैं वो तो कम यूज हो रहे हैं ना। बेसिकली अगर जैसे मान लो ये 2 बार इधर यूज हो गया है ना, फिर आगे के 3 वैल्यूज के लिए और 2 लग गया, फिर आगे के मतलब 5 वैल्यूज के लिए 3 लग गया। तो इसने बेसिकली मेमोरी कितनी ले ली, अभी अगर देखें तो ये 10 ले ली, लेकिन नंबर कितने यूज हुए इसमें, नंबर तो 3 ही यूज हुए ना। तो 3 नंबर जो है वो 10 बेसिकली स्पेस ले रहे हैं, यानी कि 10 एलिमेंट जो है उसमें कितने नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स ही है बस, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि हमारी जो एलिमेंट्स आने वाले हैं डिस्टिंक्ट, ये कम होने वाले हैं। तो हम क्यों ना हमारा जो कम वैल्यू है उसी पे ही एक बारी फोकस करके देखें कि हम जो इस रेंज के लिए हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकता है वो कितना बन सकता है। कि भाई ये 1 2 3 हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला था ना, आई इंटू में फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आई, ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे हम सील फंक्शन ऑफ i/2, ठीक है। यही था हमारे पास ये फॉर्मूले में गिवन। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, देखते हैं कि हाँ हमारे पास ये जो फ्लोर फंक्शन था ये स्क्वायर रूट दे रहा है, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला गिवन है इसका आंसर मतलब मैक्सिमम कितना आ सकता है, 10⁻13 तक जा सकता है। मतलब इन सबका सम, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, इन सबका सम, जो इन सबका सम होगा ना सिग्मा, वो कितना जा सकता है, इतना जा सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल जाए कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, आई मैक्स कितना होगा इसके लिए, जो कि 10⁻13 तक जा सके वैल्यू पूरी की पूरी, ठीक है। और हमें पता है आई तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये मैक्स वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू अब एक तरीके से अगर हम वैसे ब्रूट फोर्स लगा के इसे मतलब समझ भी सकते हैं। अगर हम ब्रूट फोर्स लगा के देखें तो उससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन एक बार अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे ध्यान दें तो फॉर्मूले से भी हम उसको एक अप्रोक्सीमेशन तो ले ही सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किस लिमिट तक जाने वाली है, ठीक है। तो फॉर्मूला हम एक बार दोबारा लिख लेते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास आई इंटू में फ्लोर फंक्शन ऑफ आई बाई स्क्वायर रूट ऑफ आई, है ना, और एडिशन में सील फंक्शन ऑफ i/2, ठीक है। अब ये था, तो अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, ठीक है। तो i की मैक्सिमम वैल्यू जाने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो i के जो पावर बन रही है वो हाईएस्ट क्या बन रही है, मतलब इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगर हम किसी भी लार्ज वैल्यू के लिए देखें तो सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो हमारे पास हो जाएगा 3/2, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये जो i/2 है इसको भी अगर हम मैक्सिमम के लिए मल्टीप्लाई में ले ले तो ये भी हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5/2 हो गया i की पावर। अगर ये 5/2 बन रहा है पावर में, है ना, और हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू है इसका सिग्मा हमेशा क्या बनने वाला है, 10⁻13 मैक्सिमम जाने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस 10⁻13 को मतलब इस पावर को इधर ले आऊं तो ये मेरे को बता देगा आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनने वाली है, ठीक है। मतलब मेरे को ये तो पता है ना कि आई जो है वो हमेशा क्या आने वाला है, लेस देन इक्वल टू 10⁻13 आने वाला है सबका सिग्मा मिला के। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आने वाली है इसके लिए। अगर मैं क्या करूं, इस ये जो पावर है इसको मैं इधर ले जाऊं इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे भी समझ लूं, ये क्या है बेसिकली एक मतलब इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से ना इनडायरेक्ट अप्रोच है, एक तरीके से गैस लगाने के लिए बेसिकली। नहीं तो आप ब्रूट फोर्स से भी उसे कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपका आंसर लगभग सेम ही आएगा।
मैं बस एक मैक्सिमम अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो 5 13 ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनने वाली है इस केस में, मतलब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू भी ले तो 10⁵ और इधर कुछ बनने वाला है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई में। तो हम अपने मैक्सिमम वैल्यू को 10⁶ तक तो ले ही सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कहां तक जाएगी, वो 10⁶ तक जाएगी, ठीक है। तो 10⁶ तक जाएगी, ये हमें मिल गया कि हमारा जो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं वो इतने आ सकते हैं। तो क्यों ना हमारे पास अगर डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं तो हम ऐसा कर लें कि हम ना एक एरे बना लेते हैं। अब एरे बनाने से या वेक्टर बनाने से क्या होगा कि हम ये जितनी भी वैल्यूज है ना, इंडेक्स जो होंगे हमारे, जैसे हम इंडेक्स को कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब ये जितने भी वैल्यूज होंगी ना इंडेक्स की, ठीक है, हम क्या करेंगे उसके अंदर उनकी जो अक्रेंसेज है ना, जितना मतलब फॉर्मूला से आंसर आने वाला है, जैसे 1 का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का आंसर 3 आएगा, 3 का 5 आएगा, ये कैसे आ रहा है, ये फॉर्मूले से आ रहा है उससे, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे उसमें स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। ये हर एक वैल्यू के लिए करेंगे, कब तक, मैक्सिमम अप टू 10⁶ तक, ठीक है। ये हमने उसकी अक्रेंसेस स्टोर कर ली। तो अब अक्रेंसेस स्टोर करने के बाद मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे को ना अब क्या करना है, ये जितनी भी अक्रेंस है ये तो मेरे को पता चलेगा अक्रेंस कितनी है, ठीक है। अब लेकिन मेरे को जो एल और आर की वैल्यू होती है ना, वो उसके बीच की निकालनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैं अगर इनका एक प्रीफिक्स सम ले लूं तो प्रीफिक्स सम क्या बनेगा, प्रीफिक्स सम यहाँ पे 2 हो गया है ना, और ये कितना हो गया, ये 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला जो 5 है अगर मैं इसका भी इसमें एडिशन कर दूं तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास जो ये 3 वैल्यूज है ना डिस्टिंक्ट, मतलब अगर किसी ने मेरे से बोला कि ये बेसिकली क्या है, इनके अंदर जो एलिमेंट्स है ना ये क्या है, ये मेरे को पोजीशंस बता रहे हैं, ठीक है। ये बस समझने वाली बात है कि अगर जो शुरू की 2 पोजीशंस है उसमें 1 है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो 5 पोजीशंस है ना, मतलब जो शुरू की 5 पोजीशंस है उसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है। उसके बाद जो शुरू के 10 पोजीशंस है ना उसमें कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। अगर मैं इसको वही एरे से बना के भी देखूं तो 1,1 फिर 2,2,2 ये हमारे पास ये 5 एलिमेंट्स हो गए शुरू के, और 5 में मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट है, 2 है। और इसमें मेरे को इस एरे में भी यही पता चल रहा है कि जो इसका इंडेक्स है वो 2 ही बता रहा है मेरे को। तो इस तरीके से मैं क्या समझ सकता हूं कि मैं अगर इन सब का बेसिकली इन फॉर्मूले का निकाल के वैल्यू और प्रीफिक्स सम अगर कैलकुलेट कर लूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है ना जो वैल्यू होगी वो क्या बताएगी मेरे को, वो पोजीशन बताएगी कि उस पोजीशन तक मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है शुरुआत से लेके, ठीक है। तो शुरुआत से लेके मेरे को उस वैल्यू तक ये पता चल जाएगा कि जो उसका इंडेक्स होगा वही होगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज कैलकुलेट कर लेता हूं तो ये मेरे को किस लिए करनी पड़ेगी, ये मेरे को एल और आर दो अलग अलग मतलब वैल्यूज के लिए करना पड़ेगा, एक लोअर लिमिट के लिए और एक अपर लिमिट के लिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मेरे को एल और आर की वैल्यू 1 और 4 मिल गई, ठीक है। तो 1 और 4 जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो 1 और 4 वैल्यू जो है वो यहां से इससे कम है ना, और 4 इस वाले से भी कम है। तो इसके बीच में मतलब बेसिकली मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसकी जो 1 और 4 जो अगर मैं इसको सर्च करूं, पहले मैं 1 को सर्च करूंगा कि 1 जो है वो कहां पे है, वो मैंने देखा कि वो इससे भी कम में है, तो उसका इंडेक्स कितना है, बेसिकली वो तो एक ही है ना। और अगर मैं 4 के लिए देखूं तो 4 के लिए भी मैं चेक कर रहा हूँ, 4 का जो बेसिकली बाइनरी सर्च वाले वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, वो इससे कम ही बनने वाली है, 5 से कम, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि अगर इसकी जो वैल्यू ये 1 बनने वाली है, ठीक है, ये वाली 1 के लिए कितने मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज है। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक बार समझते हैं, जैसे मैं ना एक बार क्लियर पूरा वेक्टर बनाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि ये मेरे पास वैल्यूज है, ठीक है, और ये मेरे पास सारी की सारी इसमें वैल्यूज कौन सी है, जितनी भी अक्रेंस है ना उनके प्रीफिक्स सम को मैंने स्टोर कर लिया, ठीक है। तो 0th इंडेक्स को तो छोड़ देते हैं क्योंकि 1 बेस इंडेक्स है। मैंने 1 को लिया, इसमें 2 डाला, फिर 2 को लिया, इसमें 3 डाला, इसमें 3 को लिया, इसमें 5 डाला, ऐसे ऐसे करते गया, ठीक है। अब अगर किसी ने मेरे से बोल लिया कि मैं जा रहा हूँ 1 और 4 को लेके, मतलब ये मेरे पास क्या है, पोजीशंस है। तो सबसे पहले पोजीशंस के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये पोजीशंस क्या है बेसिकली मतलब पोजीशंस के लिए मैं किसको सर्च करूंगा, अपने जो वैल्यू है ना उसको सर्च करूंगा, एलिमेंट को, ठीक है। तो अब 1 जो है वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है, और जो 4 है वो कहाँ आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है बेसिकली। अब ये वाला जो एरे है ये इसको प्रीफिक्स सम भी तो बनाना पड़ेगा मेरे को पहले सर्च करने से, है ना, क्योंकि प्रीफिक्स सम ही तो बताएगा मेरे को कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बेसिकली डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी होंगी उस पर्टिकुलर पोजीशन तक शुरुआत से लेके। तो फिर से वही है, 0 तो यहाँ आ ही गया, है ना, ये 2 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, तो ये तो पीछे का हो गया, ठीक है। और इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स वैल्यूज भी लिख लूँ अलग से तो ये मेरे पास इंडेक्स वैल्यूज हो गई, ठीक है। ये इंडेक्स वैल्यूज क्या बता रही है मेरे को, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बता रही है उस मतलब उस पोजीशन तक। तो अब समझते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमने लोअर लिमिट ये जो है 1 इसको देखा, तो 1 को सर्च किया तो उसकी जो पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है, ये 0 वाली आ रही है। मतलब ये जो 0th इंडेक्स होगा वो हमें बता देगा कि ये जो 0 है, मतलब बेसिकली इसकी जो पोजीशन है वो 0 है, ये हमें मिल गई। अब मैं अगर 4 को सर्च करूं तो 4 जो है वो 5 से छोटा है, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो यहाँ मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ अगर मेरे को मिलने वाली है तो अगर मैं इन दोनों का देखूं कि मेरे पास
मेरे को ये पता चल गया कि ये जो 4 है ना, 4 की वैल्यू अगर मेरे को लोअर बाउंड ये मिल रहा है, मतलब इस एड्रेस पे मिल रहा है, तो इस एड्रेस पे 2 वैल्यूज है ना, शुरुआत से लेकर 2 वैल्यूज है जो कि डिस्टिंक्ट है, और जो लोअर बाउंड है उसमें 0 वैल्यूज है जो डिस्टिंक्ट है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो क्या बनेगा, मेरे को ये तो मिल जाएगा उनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि मेरे को यही तो पता करना है 1 से 4 के बीच में कितने। अगर मैं एक बार दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दूसरे से समझाते हैं। अगर मेरे को किसी ने बोला कि मेरे को बताना है, मेरे को ये बोलना है कि 2 से और 7 तक के बीच में ले लेते हैं, 2 से 7 तक के बीच में कितने हैं, ठीक है। तो अब एक बारी 4 के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 को मल्टीप्लाई किया इससे, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने बोला कि मेरे को रूट चाहिए, तो मैंने 2 तो इधर लिख लिया, 4 इंटू 2, और प्लस में क्या कर दिया मैंने, प्लस में उसका डिवाइड बाई 2 कर दिया 4 का, तो वो भी 2 आ गया। तो इससे मेरा आंसर 10 आ गया, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है, 10 आने वाली है। तो ये किसके लिए हो गया, ये बेसिकली हो गया मेरे 4 वाले उसके लिए, इंडेक्स के लिए, ठीक है। यानी कि मेरे पास 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स किस पोजीशन तक बन सकते हैं मैक्सिमम। तो ये 10 हो गया, लेकिन ये 10 तो मेरा क्या है, ये तो वो है ना अकरेंस, मेरे को तो प्रीफिक्स सम बनाना है। ये 10 यहाँ आएगा और प्रीफिक्स सम जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये 20 होगा और ये 10 होगा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि अगर ये 20 है, तो अगर मेरे को 2 से लेके 7 तक चाहिए, है ना, तो सबसे पहले मैं 2 सर्च करूंगा, मेरे को 2 यहां मिल गया इस पोजीशन पे, और मेरे को 7 सर्च करना है तो मेरे को 7 यहां मिल गया इस पोजीशन पे। तो अगर मैं 2 से 7 के बीच में देखूं अपने एरे में, तो वो मेरा एरे क्या था, 1 2 3 इतना, है ना, तो ये 5 हो गए और 3 यहाँ पे। तो मेरा 1 से 7 तक, मतलब 1 से 7 जो है एल और आर, वो तो इतने एलिमेंट्स बनेंगे, इसमें 3 आंसर आना चाहिए मेरा, है ना। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो मेरे पास आंसर, मेरा ये जो एलिमेंट है ये तो मेरे को यहाँ फाउंड हो गया, और ये वाला एलिमेंट मेरे को यहाँ फाउंड हो गया। लेकिन इसमें एक कैच हो रहा है कि जो मेरे पास डिस्टेंस होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, एक कमी तो होगा। जैसे मान लो मैंने 3 - 1 किया, है ना, तो ये मेरे को कितना देने वाला है, 2 ही तो देने वाला है, क्योंकि मैंने ये जो 2 है यहाँ से स्टार्ट किया था ना, मतलब ये 2 कौन सी है, ये तो 2 पोजिशन है ना, और 1 2 3 5 6 7, हाँ 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 हाँ। तो एक काम कर सकते हैं हम सर्च करेंगे ना इस केस में, हमें इस केस में क्या करना होगा कि हम जैसे 7 है ना, 7 हमारे पास किसी भी एलिमेंट की अकरेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इस 7 से, मतलब 7 से जो एक बड़ा होगा ना उसको लूंगा, मैं इस 5 को नहीं लूंगा। मैं यहाँ से इरेज करता हूँ इसे, मैं क्या करूंगा ना, इससे जो एक अपर वैल्यू होगी उसको लूंगा, 5 को ना लेके मैं 20 को लूंगा। तो 20 लेने से क्या होगा देखना, अब मेरे को ये पता चल गया कि इस 7 से जो बड़ी वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 7 से आगे वाले एलिमेंट तक कितने मेरे को अकरेंसेस मिल रहे हैं ना, और ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 2 से पीछे वाले एलिमेंट तक निकाल लूंगा। यानी कि ये मेरे को ये पता चल गया यहाँ तक 1 है, और इस एलिमेंट से मतलब 20 जो है पोजीशन वहां तक 4 एलिमेंट्स हैं, और 2 जो पोजीशन है वहां तक 1 एलिमेंट है। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को 4 - 1 3 ही तो मिलेगा, ठीक है। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि अब जो हमें डिफरेंस है ना वो इस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो हमें बस कुछ नहीं करना, अब हमारी अप्रोच यही रहेगी सिंपल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक एरे बना लेंगे, एरे फ्रॉम फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो हमने एक एरे बना लिया। अब इस एरे का क्या करना है, हमें इस एरे का क्या बनाना है, एडिशन करके प्रीफिक्स सम बनाना है बस। तो अब ये काम हमने कर लिया ना, ये एरे हम क्या करेंगे, प्री कंप्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम क्वेरीज को इनपुट लेंगे, ठीक है। अब क्वेरीज को इनपुट लेने के बाद हमारा कोई काम ही नहीं बचा, फिर तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो भी हमारे पास एल और आर की पोजीशन है ना, हम उस एल और आर की पोजीशन को इसमें सर्च करेंगे, और जैसी जो हमारी पोजीशन मिलेगी इसमें, है ना, उससे क्या बोलेंगे कि जो भी हमारी पोजीशंस है इसमें, है ना, उसमें मतलब इसकी पोजीशन, जैसे हमारे पास आर की पोजीशन ये है, एल की पोजीशन ये है, इसमें हम बोलेंगे कि जो ये वाली वैल्यू है उसको इस वाली वैल्यू से माइनस कर दो। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारे पास बीच के एलिमेंट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और डिफरेंस करने का तो तरीका आपको पता ही है, वो देखते हैं अभी हम कि मतलब आप कोड कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने चलते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमें क्या करना है, मेन फंक्शन में हम मैंने प्री कंप्यूट को कॉल किया। अब प्री कंप्यूट ही है जो हमारे पास इस मेन बेसिकली इस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है। प्री कंप्यूट में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने वही बता दिया, एक वेक्टर, उसमें मैंने 0th एलिमेंट के लिए तो 0 डाल दिया क्योंकि मेरे को 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है। फिर मैंने क्या किया, जो लूप लगाया उसमें मैंने ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी अकरेंसेस निकाल ली, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ तक पूरा मैंने किसी भी आई वैल्यू के लिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो आएगा अकरेंस, उसकी अकरेंस निकाल ली इन दोनों से, ठीक है। अब जो भी मेरे पास अकरेंस आएगी ना वो इस वैल में स्टोर हो जाएगी, और जो ये अकरेंस आएगी इसको मैं वेक्टर में पुश कर दूंगा, जैसे मैंने अभी अप्रोच में समझाया था, ठीक है। तो ये मेरे पास उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए उतने नंबर ऑफ अकरेंसेस स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। तो अब ये तो मैंने क्या कर दिया, ये मैंने अकरेंसेस स्टोर कर ली। अब मेरे को क्या करना है, उनका प्रीफिक्स सम भी तो निकालना है। अब प्रीफिक्स सम निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये वाला लूप लगा दिया।
तो इससे मेरा प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो गया। अब बस मेरे को कुछ नहीं करना, क्वेरीज को इनपुट लेना है और एल और आर की वैल्यू को लेके अब ये जो मैंने अब वही अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगानी है। अब ये किसने लगाया, मैंने बाइनरी सर्च यहाँ पे लगाया मेरे को, क्योंकि जो क्वेरीज है उनकी जो वैल्यूज है उनको सर्च भी तो करना है अपने प्रीफिक्स सम में, ठीक है। तो अब मैंने जो बाइनरी सर्च लगाया उसमें मैं क्या करूंगा, ये एक, या फिर मैं एक बाइनरी सर्च भी लगा सकता हूँ। इसमें दो तरीके हैं, मतलब बाइनरी सर्च लगा दे या फिर ये लोअर बाउंड फंक्शन कर दे, क्योंकि बेसिकली काम तो वो एक ही कर रहे हैं। लोअर बाउंड फंक्शन क्या करेगा, ये जो मेरे पास एल है, एल वाली वैल्यू है, इसमें वेक्टर मतलब वेक्टर में इसको सर्च करेगा, है ना। और अगर वो मिलेगा तो उसी की पोजीशन रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उससे एक बड़ी पोजीशन रिटर्न कर देगा। लोअर बाउंड ये तो करता है। और फिर मैं माइनस वी डॉट बिगिन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, उसका इंडेक्स चाहिए, ठीक है। और फिर दोनों का इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों का इंडेक्स कैलकुलेट करने के बाद मैं उनका एक डिफरेंस ले लूंगा। डिफरेंस लेने का तरीका वही है, मतलब हायर माइनस लोअर, और +1 इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको, ये जैसे मान लो ये मेरे पास ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगर मान लो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ तो मेरे को बीच वाले वैल्यूज चाहिए, है ना। जैसे मान लो मेरे को ये 2 है, ये 5 है, तो अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस लेता हूँ 2, तो ये 3 आता है ना। लेकिन मैंने क्या बोला कि मैं कैसे ये बोल रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास 2 यहाँ है, ठीक है। एक मिनट, मतलब बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब हम 2 माइनस ये 5 माइनस 2 करते हैं तो 3 आता है। लेकिन जो हमारे पास ये 3 आता है, कौन से नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं ना 3 4 5 वाले। तो इसमें हम 2 को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन हमें तो 2 को भी इंक्लूड करना है ना। या तो हम उस केस में 2 को इंक्लूड कर सकते हैं या तो 3 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी समझाया था आपको कि हम जो वैल्यू लेंगे हाइयर वाली, वो क्या लेंगे, वो मतलब अपर वाली, वो तो एक उससे बड़ी लेंगे ना, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। तो क्योंकि हम एक बड़ी ले रहे हैं, लेकिन ये काम हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, लोअर के लिए, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, अपर के लिए, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करेंगे, ये हम अपर के लिए कर रहे हैं, तो उसमें अपर तो नहीं आएगा वैल्यू, उससे एक छोटी वाली वैल्यूज आएंगी, लेकिन जो लोअर है वो तो इंक्लूड हो जाएगा ना उसमें। तो हमें तो उसके बीच की वैल्यूज चाहिए, तो बीच के लिए हम क्या करेंगे, उसको एक ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बस यही करना था हमें इस क्वेश्चन में। बस समझने वाली बात यही थी कि हमारे पास जो इसमें वैल्यूज है ना, ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स हैं काफी बड़े थे, इसलिए हमें जो इसमें अप्रोच लगानी पड़ेगी वो ऐसी लगानी पड़ेगी जो कि लॉग एन टाइम के अंदर हमारी इंप्लीमेंट हो जाए। और लॉग एन में तो हमारा बाइनरी सर्च काफी आसान से ऑपरेशन कर देता है। तो बस ये करना था हमें इस क्वेश्चन में।